पढ़े लिखे युवा व्यक्ति के पास कोई काम का न होना सचमुच दुखद है। हरपाल सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, पर उससे परिवार का गुजारा होना बड़ा कठिन था। वह अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी, बच्चों के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं जुटा पाता था। इसलिए आज उसने सोच लिया था कि वह किसी राजा के पास जाकर कोई नौकरी चाकरी ही कर लेगा। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, पर उनकी बेहतरी के लिए अपने मन को कठोर करके आज वह किसी को बिना बताए चांदनी रात में चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के अंधकार में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में रहता था। लोग उसे पागल कहा करते थे, पर वह जब भी कोई बात कहता तो वह ज्ञान की बात ही कहता। हरपाल ने सोचा कि क्यों न उस बूढ़े बाबा से ज्ञान की कुछ बातें सुनता चलूं। परदेश जा रहा हूँ, न जाने कौन सा संकट आन पड़े। इसलिए वो उस बूढ़े की कुटिया में पहुँच गया और अपनी बात कही। बूढ़े ने कहा, बेटा, परदेश जा रहे हो तो मेरी ये 5 बातें सदैव याद रखना। जो तुम्हारी सेवा करे तुम भी उसकी सेवा करो। किसी को दिल दुखाने वाली बात मत कहना। हर काम ईमानदारी से करो। बिना योग्यता के दूसरों से बराबरी का दावा मत करो। और जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। हरपाल सिंह ने उस वृद्ध की 5 बातें गांठ बांध ली और निकल पड़ा एक बड़े से नगर की ओर। प्रातः काल वो एक बड़े से नगर में पहुंचा। राजा के दरबार पहुंचकर उसने प्रधान सेवक से विनती की। प्रधान सेवक ने उसकी दीनता और सरलता से प्रभावित होकर उसने भृत्य का कार्य मिल गया। हरपाल सिंह ने प्रधान सेवक का बहुत आभार माना। एक बार राजा साजो सामान सहित किसी यात्रा पर निकला। रास्ता लंबा था, गर्मी के दिन थे। यात्रा दल के पास पीने योग्य पानी समाप्त हो गया। राजा और प्रजा दोनों प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा ने प्रधान सेवक को आदेश दिया कि अविलंब हमारे लिए पेयजल का प्रबंध करो, अन्यथा तुम बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो। भयभीत प्रधान सेवक अपने साथियों के साथ वन में जल की तलाश करने निकल पड़ा, पर उनका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। वह यात्रा दल के पास निराश होकर वापस लौटा। हरपाल सिंह भी निकट ही खड़ा था। उसे उसकी ये दशा देखी न गई, क्योंकि उसी के कारण ही तो आज वह राज दरबार की सेवा कर रहा है। उसे बूढ़े की पहली बात याद आई, जो भी तुम्हारी मदद करे तुम भी उसकी मदद करो। उसने प्रधान सेवक से प्रश्न किया, प्रधान जी, क्या आसपास कहीं पर भी जल का पता नहीं चला? प्रधान ने कहा, हाँ हरपाल, सभी ताल नदी सूखे हुए हैं। जल का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, एक बावड़ी है, लेकिन क्या? हरपाल सिंह ने पूछा। आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ एक भूत रहता है। आज तक जो भी उस कुएं में उतरा वो कभी वापस नहीं लौट सका, इसलिए हम में से कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत न कर सका। प्रधान सेवक ने अपनी बात पूरी की। हरपाल सिंह ने कहा, मित्र, तुमने मेरी सहायता की है। तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अवश्य जल लेने जाऊंगा। सभी ने हरपाल सिंह को रोकना चाहा, पर हरपाल सिंह अपने दोनों हाथों में मटका लेकर निडर होकर चल पड़ा, उसी भूतिया बावड़ी की ओर। हरपाल सिंह चलते चलते बावड़ी के पास पहुंचा। बड़े बड़े और ऊंचे पेड़ों के बीच घिरा हुआ वह कुआं सचमुच डरावना लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया है। कुएं से नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। एक बार तो हरपाल सिंह का हृदय भी कांप गया, पर वह हिम्मत करके धीमी कदमों से कुएं से जल लेने उतरा। बावड़ी के जल स्तर तक पहुंचकर और झुककर उसने दोनों अपने मटके पानी से भर लिए। दोनों हाथों में जल से भरे घड़े लिए वह जैसे ही ऊपर सीढ़ियां चढ़ने को तैयार हुआ, वैसे ही ठीक सामने एक भयानक सा आदमी खड़ा था। बिल्कुल काला कलूटा, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए, कमर से ऊपर का भाग नग्न था और उसने किसी नर कंकाल को अपने सीने से लगा रखा था। हरपाल सिंह स्तंभित रह गया। उस डरावने आदमी ने हरपाल से प्रश्न किया, ओ नौजवान, मेरी पत्नी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हरपाल से कुछ कहते नहीं बन रहा था कि उसे बूढ़े की दूसरी बात याद आई, किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो। उसने जवाब दिया, ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हरपाल सिंह का उत्तर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि आज तक उसे लेकर यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। आज तक जो भी इस कुएं में आया उन सब से मैंने यही प्रश्न किया, पर उन्होंने इसे हड्डी का ढांचा कह दिया, इसलिए मैंने उन सबको मार डाला। पर तुमने मेरी पत्नी की प्रशंसा करके मुझे खुश कर दिया है। बोलो नौजवान, तुम क्या चाहते हो?
हरपाल सिंह ने कहा, मान्यवर, आसपास के लोगों को आपके भय के कारण पानी नहीं मिल पाता है। यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप इस बावड़ी को छोड़कर चले जाइए। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और तुरंत वह सदा सदा के लिए उस कुएं को छोड़कर चला गया। हरपाल सिंह जब मटके में पानी लेकर वापस पहुंचा तो सबके खुशी का ठिकाना न रहा। राजा प्रजा सबको भरपूर पानी मिला। राजा ने हरपाल सिंह से प्रसन्न होकर उसके पद और वेतन में वृद्धि कर दी। अब हरपाल सिंह को राज्य का खजांची बना दिया गया, यानी कि राजकोष के देखरेख का जिम्मा अब उसके ही हाथों में था। अपना काम करते हुए उसे बूढ़े की तीसरी बात हमेशा याद आती थी कि हर काम ईमानदारी से करो। हरपाल सिंह की ईमानदारी से काम करने और पाई पाई के हिसाब रखने की वजह से भ्रष्ट कर्मचारी उससे नाराज रहने लगे, क्योंकि अब उनके अतिरिक्त आय का रास्ता बंद हो गया। प्रधानमंत्री ने हरपाल सिंह को लालच देकर कहा कि यदि तुम हमसे मिलकर रहोगे तो मैं और हमारे साथी मिलकर तुम्हें एक प्रतिष्ठित पद दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे सम्मान और यश में वृद्धि होगी। पर हरपाल ने बूढ़े की चौथी बात का स्मरण किया, बिना योग्यता के किसी से बराबरी का दावा मत करो। उसने प्रधानमंत्री का अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर दूसरे ही दिन सुबह चापलूस मंत्रियों ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि हरपाल सिंह अपने कार्य में हेराफेरी करता है, और मना करने पर उसने हमें खरी खोटी सुनाई और उसने राजपरिवार को भी अपमानजनक शब्द कहे हैं। राजा ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, हरपाल सिंह का ये दुस्साहस कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपशब्द कहे। हम जब तक हरपाल सिंह का कटा सिर नहीं देख लें, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य पानी तक नहीं पिएगा। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर उससे कहा, सैनिक, हमारे नगर से कुछ दूर के गांव में एक भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। आज एक व्यक्ति तुमसे आकर ये पूछेगा कि काम कितना बाकी है। ये सुनते ही तुम उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आना। राजा की आज्ञा पाकर वो सैनिक चला गया। कुछ देर बाद राजा ने हरपाल सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, हरपाल सिंह, पास के एक गांव में बहुत बड़ा भवन बन रहा है। तुम शीघ्र जाओ और वहां के कारीगर से पूछ कर आओ कि काम कितना बाकी है। जो आज्ञा महाराज। हरपाल सिंह एक घोड़े पर सवार होकर अनजाने में अपने ही मृत्यु की ओर बढ़ चला। हरपाल सिंह अश्व पर सवार हो कुछ विचार करते हुए यात्रा में मग्न था। उसने देखा कि रास्ते पर ही एक बड़ा सा आयोजन हो रहा था, जिसमें ज्ञान की चर्चा हो रही थी। हरपाल आगे बढ़ जाना चाहता था, पर उसे बूढ़े की पांचवी बात याद आई, जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले, ध्यान से सुनो। वो घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर कथा सुनने में रम गया। चर्चा जब ज्ञान की हो तो समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हरपाल सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसे दिन डूबने को आया, पता ही न चला। इधर राज परिवार के सदस्य भूख प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उन्होंने हरपाल सिंह के मरने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। राजा का बेटा भूख प्यास सहन नहीं कर सका। वो जानना चाहता था कि हरपाल सिंह का सिर अब तक क्यों नहीं पहुंचा। वास्तविकता जानने के लिए राजकुमार एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर उसी सैनिक के पास जा पहुंचा जिसे राजा ने हरपाल सिंह का सिर काटने की आज्ञा दी थी। वहां जाकर उसने सैनिक से पूछा, काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। वो सैनिक वेश बदले हुए राजकुमार को नहीं पहचान पाया। उसने समझा कि यही वो व्यक्ति है जिसका सिर काटने के लिए मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है। उसने झट राजकुमार का सिर काट दिया। यदि हरपाल सिंह बूढ़े की 5 बातें नहीं मानता तो क्या होता? कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।